हेलो एवरीवन, लर्निंग विद एक्सीलेंस में आप सबका स्वागत है। मैं नितिन कुमार आज आप लोगों के साथ अपनी इस इतिहास की यात्रा में एक ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम तथा रहस्यमयी सभ्यता तथा जो अपने नगरीय नियोजन प्रणाली एवं स्थापत्य की उस उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आज हम लोग सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। हम लोग पिछली कक्षा में ने इतिहास के महत्व को समझा था कि इतिहास का क्या महत्व है, हम लोग इतिहास क्यों पढ़ें। उसके बाद हम लोगों ने प्रारंभिक समाज के विकास की कहानी देखी थी कि खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक तक की कहानी, यानी कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल में जो प्रारंभिक मानव थे वो शिकारी जीवन एवं खाद्य संग्रह करते थे और फिर नवपाषाण काल तक आते आते वो खाद्य उत्पादन यानी कि कृषि करने लगे। फिर हम लोगों ने कृषि के आरंभ को देखा कि विश्व में कृषि के प्रारंभिक स्थल कौन कौन से थे तथा उनका काल क्या है, कि किस काल में कृषि आरंभ हुआ। फिर हम लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत देखी कि किन स्थानों तथा किस काल में कृषि की शुरुआत हुई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, एक प्राचीन शहर की खोज, कहानी के माध्यम से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझेंगे। फिर हम लोग समकालीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन से सभ्यता थे उसे देखेंगे और फिर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के कालानुक्रम को समझेंगे कि किन किन काल में इन सभ्यताओं का विकास हुआ और किस काल तक आते आते ये सभ्यता अपने अंतिम समय में पहुंच गई और उनका अवसान हो गया। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व सिंधु घाटी के जो भी तट थे, हमारे सिंधु घाटी के सभी तटीय क्षेत्रों में एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और वो बाद में चलकर भारत के पश्चिमी हिस्सों में, पश्चिमी भारत के विशाल भागों में फैल गई, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि नव का पाषाण काल तक आते आते व्यक्ति कृषि करने लगा था और अपने समाज के निर्माण की शुरुआत उन्होंने कर चुका था और हम छोटे छोटे समाज के रूप को देखते थे उस समय। फिर ये समाज अपने विकास क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचा और एक नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गया। इसी विकास का परिणाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। यह अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी। अब तक 100 से भी अधिक हड़प्पा कालीन शहरों का खोज हो चुका है। इस सभ्यता में पाए गए जितने भी लिखित सामग्री है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, हम लोग जब इस लिखित सामग्री को पढ़ पाएंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता तथा अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को जान पाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा कि हड़प्पा सभ्यता आखिर कितनी समृद्ध सभ्यता थी। अभी तक हम लोग सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जान पाए हैं, लेकिन अगर हम लिखित सामग्री पढ़ लिए तो हम इतिहास को एक नए रूप में परिभाषित कर पाएंगे। एक प्राचीन शहर की खोज, यह कहानी शुरू हुई 1826 से, जब चार्ल्स मॉशन नामक एक अंग्रेज पश्चिमी यानी कि हड़प्पा नामक गांव में आया और उसने इस गांव के पुरानी बस्ती तथा यहाँ पर ऊंची ऊंची जो दीवारें थी, जो बुर्ज थे यहाँ पे, उसे देखा। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद सिकंदर महान के समय की उन्हें लगा कि यह सिकंदर महान के समय का सभ्यता है। फिर सन 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आया। उसने इस आसपास के लोगों से उन्हें यहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया कि यह सभ्यता लगभग 1000 साल पुरानी सभ्यता है। फिर कनिंघम उस स्थान से कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों को अपने साथ ले गए, परंतु उन्होंने उस साक्ष्यों का काल निर्धारण नहीं कर सका। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया और उन्होंने इस नए सभ्यता के प्रारंभिक नगर को दुनिया के सामने रखा। 1924 ईस्वी में एक अन्य पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने हड़प्पा के विषय में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि यह एक प्राचीनतम सभ्यता जो कि आज से 5000 वर्ष पुरानी है, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में इस चीज़ को बताया। तो हम देखते हैं कि ऊपर जितने भी विद्वानों ने अपने इस साक्ष्यों का विश्लेषण किया है उसके आधार पर देखा गया कि उन्होंने अलग अलग उनके मतों में क्या है भिन्नता पाई गई। तो आखिर यह भिन्नता इन विद्वानों के मतों में क्यों पाई गई? देखिए, इन मतों का जो साक्ष्यों का विश्लेषण करने का जो आधार था वो अलग अलग था।
सर जो पुरातत्वविद जॉन मार्शल थे, उन्होंने कार्बन डेटिंग की सहायता से साक्ष्यों का विश्लेषण किया और उन्होंने एक सटीक काल निर्धारण, एक सटीक काल की जानकारी प्राप्त की। परंतु इसे पहले वाले जितने भी पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने अपने पुरातत्व साक्ष्यों को परीक्षण में इस तरह के आधुनिक तरीकों को नहीं अपनाया था, जिस कारण वो सटीक जानकारी चीज़ों की नहीं प्राप्त कर पाए। फिर हम लोग आते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है, हम लोग इसे 3 नामों से जानते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। तो आखिर ये नाम किस आधार पर दिए गए हैं? तो सिंधु घाटी या जितनी भी ये सभ्यता जो है, इस सभ्यता के जितने भी नगर हैं, वो सिंधु नदी के तटों पे प्राप्त हुई है। यानी सिंधु नदी के जो तटीय क्षेत्र थे, तो वो जो इनके जो बेसिन क्षेत्र थे, वहाँ पे ये प्राप्त हुए हैं। तो इसी कारण हम लोग इसे सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर जो प्रारंभिक जो सबसे पहला नगर जो इस सभ्यता के खोज ढूंढे गए, वो हड़प्पा थे। इसी कारण इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो इस युग में सब प्रथम बार कांस्य का उपयोग किया गया। तो पहली बार कांस्य के उपयोग के कारण ही इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी नाम हैं, तो क्या इन नामों का अर्थ क्या है? क्या ये नाम उस समय के जो मानव थे, जो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति थे, क्या उन लोगों ने भी इन्हीं नाम से इस सभ्यता को जानते थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जितने भी नाम हैं, ये आधुनिक नाम है और इसके खोज के बाद जो प्रारंभिक शहर प्राप्त हुए या फिर जिन क्षेत्रों से इस सभ्यता का खोज हुआ, तो उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये हम लोगों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उस समय के मानव भी उसे इन्हीं नामों से जानते थे। उस समय के मानव इस सभ्यता को किस नाम से जानते थे, इसकी जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। फिर हम लोग देखते हैं कि समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन से सभ्यता थे। इस हमारे जो विश्व की सबसे 4 प्राचीनतम सभ्यताएं थी, उनमें पहला था मिस्र की सभ्यता, यानी कि जो नील वैली के क्षेत्र में पाया गया था। फिर दूसरा था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम लोग दजला फरात की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और यह वर्तमान इराक के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये स्थित थे। तीसरी हमारी है चीन की सभ्यता, हुआंगफू वैली में ये सभ्यता स्थापित हुई थी। और चौथा है हमारी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह इंडस सरस्वती वैली के क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, वो इन तीनों सभ्यताओं के साथ होता था। इसकी जानकारी हमें वहाँ प्राप्त साक्ष्यों से हुई है। वहाँ पे जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो इन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य से मिलते जुलते हैं। यानी कि यहाँ के जो मुहर हैं, जो मोहरें बनाई गई थी, वो हमें इन सभी सभ्यताओं में प्राप्त हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी सभ्यताएं क्या थी? समकालीन सभ्यताएं थी। हम इन सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा पूर्व और एवं हड़प्पा संस्कृति का कालानुक्रम क्या था। हड़प्पा को सही तरीके से अगर हम समझना चाहें, तो इसे हम लोग 4 कालक्रम में समझना पड़ेगा। इसे हम लोग को क्या करना होगा? 4 कालक्रम की सहायता से समझना होगा, जिसमें पहला कालक्रम है 5500 BC से 3500 BC तक का काल। यह नवपाषाण युग एवं ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय ताम्र एवं पाषाण यानी कि तांबे का, और पाषाण यानी कि पत्थर के औजार का, तांबा और पत्थर दोनों के औजार का उपयोग होता था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। यह आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। तो इस सभ्यता के स्थल जो हैं वो बलूचिस्तान तथा सिंधु के मैदानी भागों में पाए गए, जैसे कि मेहरगढ़ तथा किले गुल मोहम्मद जैसी बस्तियां इन्हीं काल में पाई गई हैं। तथा यहाँ के लोग पशु चराने के साथ साथ थोड़ा बहुत खेती भी करते थे। हम लोग पढ़े थे कि नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य खेती करने लगे थे और एक समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहने लगे थे। यानी कि अस्थायी गाँव का क्या हो गया था? उद्भव हो गया था इस काल तक आते आते। फिर इस युग के लोग गेहूँ, जौ, खजूर तथा कपास की खेती की जानकारी रखते थे, और वे भेड़, बकरी तथा मवेशियों को पालना सीख गए थे। इन स्थानों से हमें मिट्टी के बर्तन, मकान तथा दस्तकारी की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। अतः इन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आरंभ हो गया था किस चीज़ का? हमारी प्रारंभिक समाज का आरंभ हो गया था। इसी समाज का विकास आगे बढ़ा और हड़प्पा सभ्यता की ओर हम लोग बढ़े। तो इसके बाद का जो कालक्रम है वो है 3500 BC से 2600 BC तक का, जिसे हम लोग आरंभिक हड़प्पा काल कहते हैं। इस काल में लोग पहाड़ों तथा मैदानों में बड़ी बड़ी बस्तियां बसाने लगे थे, और यहाँ इस समय तक आते आते गांव जो है
वो अधिक आबाद हो गए, यानी कि आबादी बढ़ गया गांव का। फिर तांबा और चाक और हल का प्रयोग भी इस काल में पाए गए हैं, जो हमें साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हुए हैं। अन्न भंडार, ऊंची ऊंची दीवारें और सुदूर व्यापार के प्रमाण भी इस काल से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर जितनी भी सिंधु घाटी के क्षेत्र थे, वहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता पाई गई है। यानी कि हमारे सिंधु नदी के जो भी ट्रिब्यूटरीज और उसके जो आसपास के क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों में एक जैसे मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सभ्यता का रूप ले चुका था उस समय तक आते आते, और हम इसे प्रारंभिक हड़प्पा काल हम लोग कह सकते हैं। इसके साथ ही पीपल, कुबरे बैलों तथा शेषनाग, सिंगदार देवता इत्यादि के रूपांकन के प्रमाण भी हमें इस काल में प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पूर्ण विकसित हड़प्पा युग, जिसे हम लोग 2600 बीसी से 1800 बीसी तक मानते हैं। इस समय तक बड़े बड़े सारे शहरों का अभ्युदय हो गया था। जैसे कि हम लोग हड़प्पा देखते हैं, मोहनजोदड़ो देखते हैं, ये आधुनिक बहुत ही विशाल शहर उस समय के मौजूद थे। इस समय समान आकार के ईंटों का प्रयोग होने लगा था, यानी कि ईंटों में जो है ना एक समानता आने लगी थी और वो समान आयाम के ईंटें बनने लगे थे। फिर मणके व मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं इस काल में। नियोजित ढंग से बसे हुए शहर इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा जैसे शहरों में उनके जो बसने का जो ये था वो नियोजित था। शहर बसने की प्रक्रिया क्या थी? नियोजित थी। एक समान सड़क, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए ग्रिड पद्धति का अपनाना। फिर नालों का जो है ना सभी घर के आगे छोटे छोटे नाले, फिर मुख्य शहर से जाकर लगकर जो है ना बड़े नालों में मिल जाना। साफ सफाई की जो है ना उत्कृष्ट व्यवस्था, ये सभी हमें इस पूर्ण विकसित हड़प्पा युग की विशेषताओं के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर इसकी एक विशेषता ये थी कि इस समय तक दूर दूर के स्थान के साथ हमारा व्यापार होने लगा था और लोग मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। फिर इसके बाद का जो काल है वो हड़प्पा के अवसान का काल है, जिसे हम लोग 1800 बीसी से आगे के युग को आगे के काल में देखते हैं। ये उत्तर हड़प्पा युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में हड़प्पा सभ्यता के जो बहुत सारे शहर थे वो खाली होने लगे, मौसम परिवर्तन होने लगा, जलवायु परिवर्तन होने लगा था। कुछ कारण बाढ़ भी बताया, कुछ विद्वानों द्वारा बताया गया कि बाढ़ के कारण भी जो है ना शहरों का ये होने लगा था, ह्रास होने लगा था। लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो शिल्प थे और जो मिट्टी के बर्तनों की परंपरा थी वो इस समय में भी जारी रही। और जो पंजाब के जो सतलुज और यमुना का ग्रामीण संस्कृतियों का जो संस्कृति थी उसका विभाजन हो गया और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा को अपनाया गया। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक देखेंगे। आज हम लोगों ने बात किया सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम लोगों ने एक प्राचीन शहर की खोज किस प्रकार हुई उसे देखा। उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण के आधार को समझा। फिर हम लोग उसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थे उसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। फिर हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति के कालानुक्रम को समझा कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण संस्कृति के विकास का परिणाम था और वो एक आरंभिक हड़प्पा काल और फिर पूर्ण विकसित हड़प्पा काल में बदला। उसके बाद फिर किस काल में आकर हड़प्पा युग का अवसान हो गया। तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक रहेगी। इस कक्षा जो रेफरेंस था वो इग्नू का स्टडी मटेरियल है। आप मेरी इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल @learningwithexcellence से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी हमारे प्रयास को पहुंचाया जा सके और वो भी इतिहास के समझ को और समझ सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।